Hello everyone, welcome to Laws Forum. I'm Rohini and let's continue our Constitution series. तो Constitution series में आज का केस होगा हमारा लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ओके, सो इस केस का जो पॉइंट है या डिस्कशन होने वाला है वो होगा क्या पार्लियामेंट हैड नो पावर टू इनेक्ट सेक्शन 8 clause 4 that is a disqualification for being chosen as for being a MP, MLA, MLC, right, upon the conviction as provided in. क्योंकि देखो यहाँ पे हम जो RPA एक्ट है, ठीक है, RPA एक्ट का जो सेक्शन है यहाँ पे दैट इज़ सेक्शन 8 clause 4 वो डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ जो सेक्शन 8 clause 1, सेक्शन 8 clause 1, clause 2, clause 3, ठीक है. एंड यहाँ पे जो सेक्शन 8 clause 4 में जो डिसक्वालिफिकेशन है ना, ठीक है, ये इसके बारे में देखेंगे. ठीक है, लास्ट केस में हमने जयललिता केस में भी हमने देखा था ये. ओके, सो अब इस केस में क्या होता है ना, एक पिटिशन फाइल हुई है अंडर आर्टिकल 32 में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये एक PIL फाइल हुई है जो चैलेंज करती है जो सबसेक्शन 4 ऑफ ये दैट इज़ सेक्शन 8 clause 4 ये चैलेंज करती है RPA एक्ट का. ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो सेक्शन 8 सब clause 4 जो है वो क्या है, एक अल्ट्रा वायरस है टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. और जो उन्होंने बोला कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना इस पिटिशन का, जो मेन ऑब्जेक्टिव इनका इज़ टू प्रोहिबिट द एंट्री ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन, राइट. तो ये प्रोहिबिट करना चाह रहे हैं एंट्री कन्विक्टेड पर्सन की इनटू कहाँ पे, टू दिस लेजिस्लेटिव हाउस एंड लिमिट अ क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स. मतलब ये नहीं चाहते कि भाई पॉलिटिक्स में ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी किसी ऑफेंस के लिए जो है वो क्या है कन्विक्टेड हो और स्टिल दे आर इन दी पॉलिटिक्स, सो दे वॉन्ट टू अवॉइड दैट, राइट. ओके, सो तो जो क्लॉज 1 है ऑफ आर्टिकल 102 एंड क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 191 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये क्या बताते हैं, ये डिसक्वालिफिकेशन बताते हैं फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट और साथ ही साथ मेंबरशिप फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, एंड दे हैज़ ऑल्सो वास्टेड द पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उन्होंने पावर दी है कि वो ये चाहे तो अमेंड कर सकते हैं रूल किसके रिगार्डिंग, जो डिसक्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जो है, राइट. अब जो सबसेक्शन 4 जो है, ठीक है, ये क्या कहता है कि अगर सिटिंग मेंबर किसी हाउस का अगर वो कन्विक्ट हो जाए फॉर एन ऑफेंस, राइट, तो अगर जो कोई सिटिंग मेंबर है वो कन्विक्ट हो रहा है ऑफेंस के लिए और ऑफेंस कैसा है यहाँ पे पनिशेबल होगा बाय मोर देन 2 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो ऐसा जो कन्विक्टेड पर्सन है दैट गोज़ फॉर एन अपील, राइट. तो अगर कोई ऐसा पर्सन है सिटिंग मेंबर है और वो कन्विक्ट हुआ है फॉर एन ऑफेंस दैट इज़ पनिशेबल फॉर मोर देन 2 year, तो ये होता है. तो RPA एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो मेंबर जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, राइट. तो वो जो है वो बीइंग जो मेंबर है तो वो मेंबर नहीं रह पाएगा. अगर वो मेंबर ही नहीं रहा तो आप उसे अपॉइंट नहीं कर सकते हो एज अ चीफ मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर. तो यहाँ पे क्या होता है, फिर विद इन 3 month के अंदर जो है अपील उन्होंने डाली. अब जो इशू होगा इस केस का, इशू हमारे सामने ये है कि वेदर द पार्लियामेंट हैज़ अ कंपिटेंट टू इनेक्ट दिस सेक्शन 8 सब क्लॉज 4. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आप पार्लियामेंट जो है यहाँ पे कंपिटेंट है या नहीं है. ओके, तो सबसे फर्स्ट इशू ये रहा हमारे सामने. देन सेकंड इशू ये आता है क्या जो सबसेक्शन 4 जो सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 दैट इज़ अ सेक्शन 8 clause 4 वॉज एन अल्ट्रा वायर्स, ठीक है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एंड इफ़ अगर ऐसा है क्या, अगर ये नल एंड वॉइड या अल्ट्रा वायर्स है तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो ऑब्जेक्टिव है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है, क्या उसे जो है ये उसके अकॉर्डिंग ये अल्ट्रा वायर्स है या नहीं है. अगर होता है तो हमें पता है आर्टिकल 13, राइट. तो अगर ऐसा कोई भी लॉ जो होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है या अल्ट्रा वायर्स होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे नल एंड वॉइड कर दिया जाता है, राइट. तो ये इशू नंबर 2 हो गया हमारा. देन थर्ड इशू इज़ कि वेदर द कन्विक्टेड पर्सन हैज़ एनी रेमेडी प्रोवाइडेड. लेट्स से कि कोई सिटिंग MP MLA है वो कन्विक्ट होता है फॉर मोर देन 2 year, तो मोर देन 2 year हुआ तो फिर उसके बाद क्या है वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, राइट, और ना ही फिर वो मेंबर रहेंगे. तो क्या उनके पास कोई गिवन रेमेडी है या नहीं है. दिस इज़ इशू नंबर 3. ओके, सो अब इस केस में क्या हुआ,
फिर से इस केस पे रिटर्न आते, दैट इज़ अ लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस का मैंने इशू बताया, यहाँ पे जो बोन ऑफ कंटेंशन है दैट इज़ RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ओके, तो इसका सेक्शन 8 यहाँ पे कंटेंशन में है। ठीक है, तो अब क्या होता है यहाँ पे, देन जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जो कंटेंशन है पेटिशनर्स का, जो ग्राउंड है फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टैंडिंग एज अ कैंडिडेट एंड कंटिन्यूइंग एज अ मेंबर, ये जो है ये सेम है। दैट्स वाई जो पार्लियामेंट हैज़ एक्सीडेड इट्स पावर बाय लेजिस्लेटिंग सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ RPA Act and also stated that it is indeed an ultra vires to the constitutional provision। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि यस, ये जो पार्लियामेंट ने अपनी जो लिमिट जाके जो एक्सटेंड की है ना, उन्होंने जो सब सेक्शन 4(8) का जो उन्होंने अमेंड किया है, तो ये गलत है करके। देन सेकंड इन्होंने क्या कहा कि जो कोर्ट ने फर्दर दैट जो सिटिंग मेंबर थे जिनके ऊपर कन्विक्शन का चार्ज था और वो कन्विक्ट भी हुए थे, who have already benefited from this subsection 4 that would not be affected by his judgment and however क्योंकि देखो एक दो चीज़ें होती, एक तो होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है ना कि हम लोग क्रिमिनल केसेस में कभी भी जो है रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं जाते, ठीक है। तो इसके वजह से जो ऑलरेडी जिन्होंने इसका बेनिफिट उठा लिया, ठीक है, तो वो तो अफेक्ट नहीं होंगे इस जजमेंट से। हाउएवर जो सिटिंग मेंबर है पार्लियामेंट के और जो स्टेट लेजिस्लेचर के, दे आर कन्विक्टेड अंडर दिस सबसेक्शन 1, 2 and 3 ऑफ दिस सेक्शन 8 शैल स्टैंड डिसक्वालीफाइड रिगार्ड टू दिस जजमेंट। तो इस केस का पूरा कंक्लूजन ये था कि भाई जो सेक्शन 8 है RPA एक्ट का, जो डिसक्वालिफिकेशन की बात करता है, जो पिटिशनर ने यहाँ पे कंटेन किया था कि इट्स अल्ट्रा वायर है, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि येस इट इज़ एन अल्ट्रा वायर्स टू दी कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर। देन आगे इस केस में एक कोर्ट ने येस यहाँ पे एक केस डिस्कस किया था R वर्सेस बुरा, दैट इज़ जिसमें उन्होंने इंटरप्रेट किया था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को, और उन्होंने ये बताया था कि जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो हमेशा लिमिटेड गवर्नमेंट है, तो कभी भी पार्लियामेंट को इतनी ज़्यादा हम पावर जो है नहीं देंगे। दैन जो सेक्शन 8 होगा इस एक्ट का, आफ्टर दिस प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिस जजमेंट, तो जो मेंबरशिप होगी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की, ठीक है, दैट विल नॉट बी सेव्ड बाय दिस। तो आप इसके बाद से जो है सब सेक्शन 4 का यूज़ करके आप आपकी मेंबरशिप को नहीं बचा सकते हो, ठीक है। इसी के साथ जो उनकी जो रिट पिटिशन थी वो अलाउ की गई थी, ठीक है। आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केस डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लिली थॉमस के बाद स्पेशल रेफरेंस रे गुजरात असेंबली इलेक्शन केस होगा वो। थैंक यू।